ये कहानी लेखक और अनुवादक की अनुमति से यूट्यूब पर प्रकाशित की जा रही है। लेखक और अनुवादक के ईमेल एड्रेस और घर के एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कहानी अतीत, लेखिका देवी नागरानी। सन्नाटे की उस शिला पर खड़ी शैली खुद हैरान, ठगी हुई, सिर्फ शून्य को देख सकती थी। ये वही जगह थी, उसका अपना ससुराल। घर में परिवार के नाम पर थे उसके पति राहुल, उनकी माताजी रोचना देवी और वह खुद। 2 बरस बाद परिवार में खुशियां खिल उठी जब घर का वंशज रोहित अपनी माँ शिला व दादी रोचना देवी की गोद में किलकारियां भरने लगा। वो अपने बेटे के लालन पालन में मुग्ध सी हो गई और यहीं उसने भूतकाल की जमीन पर भविष्य के बीज बोए। वही भविष्य उसका आज बनकर खड़ा है और वह खुद सोच की गहराइयों में गुमसुम अपने अतीत की परछाइयों से आती उन सशक्ति आवाजों को सुन रही है। बहू, आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो। लाओ रोहित, मुझे दे दो। दशहरे के अवसर पर पंडाल की उस भीड़ में अपने आसपास कुछ जगह बनाते हुए रोचना ने अपनी बहू शैली को आवाज दी। मम्मी, मैं यहीं पीछे खड़ी हूँ, रोहित इनके पास है, कहकर शैली आगे बढ़ गई और तारीकियों के साए में घिरी रोचना बहू को जाते हुए देखती रही। उसे न जाने क्यों आभास होने लगा कि वो जब भी अपनी बहू को पास लाने की कोशिश करती थी, वो उतने ही वेग से रोचना से दूर चली जाती। यादों की उन खाइयों में उसके साथ रह जाती है सिर्फ कुछ वेदनात्मक एहसास जो एकांत में उसे कचोटते और उस नाजुक रिश्ते की चुभन को कम करने के लिए वो कुछ अनदेखे आंसू बहा लेते। यादों की उन खाइयों में रोचना को अपना बीता हुआ कल याद आया जब वह राजीव मधुर की पत्नी बनकर इस घर में आई। घर में परिवार के नाम पर थे उसके पति राजीव, उनकी माताजी ज्ञानेश्वरी देवी और वो खुद। सुहागरात को राजीव ने उसे घर की संपूर्ण जानकारी देते हुए एक जवाबदारी रोचना को बेहद विश्वास के साथ सौंपी, ये कहते हुए कि आज से मेरी माँ तुम्हारी माँ है और वो तुम्हारी जवाबदारी है। माँ ने पिता के बाद संघर्षों के पहाड़ों का सामना करते हुए आज के इस वर्तमान में खड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें उसे अपने घर में, अपने दिल में वो स्थान दो जो आज की पीढ़ी देने से चूक जाती है। उसका सम्मान मेरा अपना सम्मान होगा रोचना। और रोचना ने बात को गांठ बांधकर अपने आचरण से माँ को स्नेह आदर से हर पल हर कार्य में उसका बड़प्पन बरकरार रखा और आज अपने अतीत के झरोखे से आज के इन सूले पलों को निहारती रही। ये दर्द भी अजीब है, अपने इजहार के जरिए ढूंढी लेता है, वरना एकांत के इस कोने के घुटन में जीना मुहाल होता। माँ, हम मॉल जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। सुनते ही रोचना के दिल की दहलीज पर आशा के दिए झिलमिलाने लगे। हर्षोल्लास की भावनाएं मन ही मन में लिए वह बहू बेटे के साथ मॉल पहुंची। पर वहां पहुंचकर शैली एक ट्रॉली लेकर दुकानों की भूल भुलैया में खो गई और साथ देने के लिए बेटा राहुल भी चला गया। बस एक बार फिर उस शोर में वह एकल भीड़ का हिस्सा बनकर रह गई। ये पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार वे उसे ये भीड़ में अकेला छोड़कर घंटों गायब हो जाते। इस बार बार के छलावे से उचाट होकर रोचना उनके आने के इंतजार में एक बेंच पर बैठ गई। उस दिन जब घर लौटी तो तन के साथ साथ मन भी बीमार सा हो गया।
मन भी कब किसी का खाली बैठा है, साथ देने के लिए सोचों के खजाने लुटा देता है। रोचना का मस्तिष्क भी तेज रफ्तार से उसके चोट खाए हुए मन की उलझनों से जुड़ा रहा था। उसे पता नहीं पड़ा कि वह कब सोचों की सेज पर सो गई। उठी तो शफाक सोच उसके साथ थी। अब उसे बाहर जाने की बजाय घर की तन्हाई में पड़े रहना ज़्यादा गवारा लगा। जब कभी भी बेटा आकर साथ चलने की कहता तो वह न जाने कोई ना कोई बहाना बताकर घर में रह जाती। कम से कम अनचाही चोट के आघात से तो बचती रहती। माँ, कभी हमारे साथ भी बाहर चलो, हमेशा घर में बैठी रहती हो, एक दिन बेटे राहुल ने आकर कहा। जवाब में रोचना का फिर वही एक नया सबब रहा। अब शैली को एहसास हुआ जा रहा था कि उसकी सास, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमेशा आतुर रहती थी, जाने किस कारण बहुत कहने पर भी उनके साथ कहीं आती जाती नहीं। एक दिन शैली खुद सास के पास जाकर उनको साथ चलने के लिए अनुरोध करने लगी, लेकिन रोचना का मन अब एकांत में ठहराव पाने लगा था। अब मन की भावनाओं में हलचल के उतार चढ़ाव से किनारा करने की आदत हो गई थी। इसलिए शैली की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहने लगी, नहीं बेटे, तुम और राहुल दोनों आओ, मैं तुम दोनों के पीछे चलते चलते बहुत थक जाती हूँ। सोनी आंखों से अपने बेटे राहुल की ओर निहारते हुए कहा, जो उसी वक्त आकर शैली के पीछे खड़ा हुआ था। रोचना को लगा जैसे वो अपने आप से बात करती रही, खुद कहती रही, खुद सुनती रही। माँ चलिए ना। अब राहुल ने शैली के सुर में लाया। बेटे, ना जाने क्यों इस चार दीवारी में मुझे सुकून सा मिलता, और अपनी सोच की भीड़ में गुमसुम रोचना अपने आप सिमटती चली गई। शायद वह बखूबी जान गई थी कि बाहर की भीड़ में अकेली पड़ जाने से घर में अकेला रहना बेहतर है। अनकहे शब्दों की गूंज शैली के दिल पर दस्तक देती रही। वो इतनी भी नासमझ नहीं थी जो बात की गहराई में लिपटे नंगे सच को न जान पाती। अपने आचरण की उपज के बोए बीजों के कोपल देख रही थी, अपने नादान रवैये की उपज को देख रही थी, जो लहलाने की बजाय सूख कर मुरझाकर कुमला रही थी। ये भाव नागफनियों की तरह उसकी आंखों में, उसके जेहन में उग रहे थे। अब वो जब कभी अपने पति और नन्हे बच्चे के साथ शॉपिंग मॉल में जाती तो उसका मन उसे इस कदर कचोटता कि वो उस डंक से खुद को बचा ना पाती। अपनी सोच के तानों से बुने हुए जाल में वो फंस गई थी। उसे आभास होने लगा जैसे उसकी सास रोचना अब उसकी आवाज़ सुनती नहीं या सुनना नहीं चाहती। उसके मन के चक्रव्यूह में घुसना शैली के लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। एक दिन रोचना ने एक थैले में कपड़े और जरूरत का सामान रखते हुए शैली से कहा, बहू, आज मैं अपनी सहेली कांता के घर कीर्तन के लिए जा रही, 2 दिन उसके पास रहकर लौटूंगी। शैली ने खाली नजरों से उनकी ओर देखा, पर कुछ कहे उससे पहले रोचना ने अपने कपड़ों का थैला उठाया और थके हारे कदमों से घर के बाहर जाने लगी। शैली को लगा जैसे वह अपना भविष्य दरवाजे से बाहर जाता हुआ देख रही है। माँ रुकिए, मैं आपको कार में छोड़कर आती हूँ, आज खुले अधर कहकर भी ना कह पाया। उसकी धीमी आवाज रोचना के कानों तक न पहुंच पाई। इस एकाकी दुख ने उसके कलेजे में खलल पैदा कर दी, जहाँ घुटन के सिवाय कुछ ना था, और उस घुटन का धुआं धीरे धीरे उसके अस्तित्व को घेरता रहा। धुंध के इस चक्रव्यूह को वह तोड़ना चाहती थी, पर रोचना ने अपने आप को इस कदर शांत और एकाकी माहौल में डाल लिया था कि उसे परिवार की हलचल में भी सन्नाटा लगने लगा। उसे तन्हाई से लगाव हो गया था और वो अकेले रहने के मौके को तलाशती, बहू से दूर, अपने बेटे से भी दूर, जहाँ उसकी आंखें कभी उनमें अपनेपन की आस्था टटोले। वे अपने जो उसे कहीं भी किसी भी जगह अकेला छोड़कर चले जाने की हिमाकत कर सकते हैं। यह सिलसिला कई महीने चलता रहा। रोचना आए दिन अकेली कभी कीर्तन में चली जाती, कभी बाहर बगीचे में घंटों जा बैठती
और कुदरत की सुंदरता की अनुपम छवि के साथ घुल मिल जाती। अब शैली को सास का इस तरह घर में होकर भी ना होना खलने लगा। उसकी गैर मौजूदगी और भी ज़्यादा खलने लगी। उसे एहसास हुआ कि सास को वो कभी भी अपनी माँ समझ नहीं पाई। यही सोच शायद दूरियां बढ़ाने में मददगार हुई थी। हालांकि रोचना हमेशा घर के काम में, रसोई में उसका हाथ बटाया करती, गैर मौजूदगी में खाना बना कर रखती। काम वो अब भी करती रही और फिर हो जाने पर अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती। घर में इंसान हो और ना हो, कोई आसपास हो और ना हो, तो कैसा महसूस होता। शैली को इस बात का पूरी तरह आभास हुआ। अपनी नादानियों का नतीजा सामने सर उठाकर उसका मुंह चिढ़ा रहा था। एक दिन अचानक वह अपनी सास रोचना के कमरे में चली गई, जो कहीं कीर्तन पर जाने की तैयारी में लगी हुई थी। माँ, आज मैं भी आपके साथ कीर्तन में चलूंगी। और रोचना उसकी नम आवाज सुनकर चौंकी। सर उठाकर ऊपर देखा। शैली का पूरा अस्तित्व भीगा भीगा सा था। वो चुनरी के कोने को लपेटते हुए जवाब की प्रतीक्षा में खड़ी रही। कुछ सोचकर रोचना ने कहा, अच्छा बहू, मुझे रोहित के कपड़े ला दो, मैं उसे तैयार करती हूँ, और तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ, समय हो गया। कीर्तन स्थान पर पहुंचकर रोचना ने एक उचित स्थान ग्रहण किया तो बिल्कुल पास में ही शैली भी बैठ गई। अपने बेटे रोहित को सास के पास बिठाने की कोशिश की तो रोचना ने झट से पोते को बाहों में लेकर अपनी गोदी में बैठा ली। एक अनकही अनसुलझी उलझन ने जैसे निशब्दपात में खुशगवार समाधान पा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।